हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल मेरी कक्षा में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पॉक्सो एक्ट के चैप्टर 5 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि जो भी सेक्सुअल असॉल्ट के ऑफेंसेस होते हैं अगेंस्ट चाइल्ड, उनकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, उसकी प्रोसीजर क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन 19 से। तो जो सेक्शन 19 है वो बात करता है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस की। ये सेक्शन ये बोलता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ सीआरपीसी, any person including the child who has apprehension that an offense under this act is likely to be committed or has knowledge that such an offense has been committed, he shall provide such information to। ये क्लॉज ये बोल रहा है कि सीआरपीसी में कोई भी प्रोविजन दिया गया है, कोई भी जो है लिखा गया है, उस लिखे होने के बावजूद जो भी पर्सन है, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसमें जो है चाइल्ड इंक्लूड हो सकता है, भले जो विक्टिम है वो भी इंक्लूड हो सकता है, जिसको ये अप्रीहेंशन, जिसको ये डर है कि इस एक्ट के अंडर में कोई ऑफेंस हुआ है या फिर ऐसा हो सकता है, इस लाइकली टू बी कमिटेड, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है या नॉलेज है कि ऐसा ऑफेंस ऑलरेडी कमिट हो चुका है। तो ऐसे ऑफेंस की इंफॉर्मेशन किसको देनी चाहिए? सबसे पहले जो है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, दूसरा लोकल पुलिस को। क्लॉज 2 ये बोलता है, एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी एक्सक्राइब्ड एन एंट्री नंबर एंड रिकॉर्डिंग इन राइटिंग, बी read over to the informant, C shall be entered in a book to be kept by the police unit। ये क्लॉज ये बात करता है कि ऐसी जो भी रिपोर्ट दी जाएगी या तो लोकल पुलिस को या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, तो इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्या होगी, जो भी पुलिस होगी या जो भी पुलिस यूनिट होगी, वो क्या करेगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा, उसको नंबर देगा, उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन जो उसने रिकॉर्ड करी है उसको वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेंट है, उसको पढ़ के सुनाएगा। और लास्टली जो है ऐसी जो किताब है जिस बुक में वो लिख रहा है, वो पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाएगी अपने पास में। क्लॉज 3 ये बोलता है, वेयर द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 इज गिवन बाय अ चाइल्ड, द सेम शैल बी रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 2 इन अ सिंपल लैंग्वेज सो दैट चाइल्ड अंडरस्टैंड कंटेंट्स बीइंग रिकॉर्डेड। यहाँ पे चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविजन है कि यदि ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई बच्चा ला रहा है, कोई बच्चा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसी रिपोर्ट कर रहा है, तो एज इट इज जो है क्लॉज उस पर भी एप्लीकेबल होगा जो क्लॉज 2 है। बस इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी वो सिंपल लैंग्वेज होगी जो बच्चा समझ सके, ना कि लीगल लैंग्वेज का जो है टर्म यूज़ किया जाएगा। क्लॉज 4 ये बात करता है, in case contents are being recorded in a language not understood by the child or wherever it is deemed necessary, a translator or an interpreter having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed shall be provided to the child if he fails to understand the same। ये बोल रहा है कि ऐसे केसेस है जो इस केस के जो कंटेंट्स होंगे जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ऐसी लैंग्वेज में जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है या यहाँ लगता है कि किसी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत है, और तो जो पुलिस है वो उन्हें अपॉइंट कर सकती है ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर किसी को जिनके पास ऐसी क्वालिफिकेशंस हो, एक्सपीरियंस हो, और उनकी जो भी फीस रिक्वायरमेंट है, जो भी हम रूल्स में आगे पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है अपॉइंट कर सकती है। ऐसी जो सुविधा है ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर की, वो चाइल्ड को जो है अवेलेबल करवाएगी। नेक्स्ट क्लॉज ये होता है, वेयर द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस आर satisfied that the child against whom an offense has been committed is in need of care and protection, then it shall, after recording the reasons in writing, make immediate arrangement to give him such care and protection, including admitting the child into shelter home or to the nearest hospital within 24 hours of the report as may be prescribed। जहाँ पे जो पुलिस यूनिट है या लोकल पुलिस है, उन्हें ऐसा लगता है कि जिस बच्चे के अगेंस्ट में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो ऐसे केसेस में जो है आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग, ऐसा राइटिंग में लिखने के बाद इट्स शैल, यहाँ पे शैल लिखा है मतलब कंपलसरी है, वो ऐसी केयर और प्रोटेक्शन के लिए जो है इमीडिएट अरेंजमेंट कर सकेगी, उस बच्चे को दे सकेगी, और यदि ज़रूरत पड़े तो उस बच्चे को जो है शेल्टर होम में भी रख सकेगी या फिर किसी जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ भी उसको जो है अरेंजमेंट करवाएगी उस बच्चे के लिए विद इन 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब। 24 घंटे रिपोर्ट की 24 घंटे के अंदर, यहाँ पे टाइम देखिए इंपॉर्टेंट है, 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट।
क्लॉज की ओर बढ़ते हैं। ये बोलता है द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस शैल विदाउट अननेसेसरी डिले बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 hours report to the matter to the child welfare committee and the special court or where no special court has been designated to the court of session including the need of the child for care and protection and steps taken in this regard। ये क्लॉज ये बोलता है कि जो भी यूनिट है या पुलिस जो लोकल पुलिस है बिना देरी किए हुए 24 घंटे के अंदर जो है ऐसे मैटर को रिपोर्ट करेगी किसको, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। सबसे पहले वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को करेगी एंड साथ में जो है स्पेशल कोर्ट जो इस एक्ट के अंदर में डेजिग्नेटेड कोर्ट बताई गई है उसको रिपोर्ट करेगी कि ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है। एंड ऐसी जगह जहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स नहीं है वहाँ पे स्पेशल कोर्ट की जगह कोर्ट ऑफ सेशन को इन्फॉर्म करेगी कि जो है बच्चे को चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और इस मैटर्स पे जो है स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ऐसी जो असॉल्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी प्लस स्पेशल कोर्ट को जो है पुलिस यूनिट इन्फॉर्म करेगी। लास्ट क्लॉज ये बोलता है नो पर्सन शैल इनकर एनी लायबिलिटी वेदर सिविल और क्रिमिनल फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। ऐसे पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी चाहे सिविल या क्रिमिनल होगी जो पुलिस या स्पेशल यूनिट को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसा कोई एक्ट जो है ऐसा सेक्शुअल असॉल्ट हुआ है किसी बच्चे के साथ में। बट इसमें जो मेन कंडीशन है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो गुड फेथ में देनी चाहिए। यदि किसी ने झूठी FIR करा दी है, झूठी इन्फॉर्मेशन दे दी है या उसका जो मैलाफाइड इंटेंशन था तो ऐसे केसेस में उसकी लायबिलिटी बनेगी। बट यदि वो गुड फेथ में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसकी यहाँ कोई सिविल लायबिलिटी होगी ना ही क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। यहाँ पे यदि बच्चा भी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसकी जो है कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। सेक्शन जो है वो बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटी टू रिपोर्टिंग केसेस। ये जो सेक्शन में बात करता है एनी पर्सनल ऑफ द मीडिया होटल और लॉज और हॉस्पिटल और क्लब और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज बाय whatever name called irrespective of the number of persons employed therein shall on coming across any material or object which is sexually exploitative of the child including pornography, sexually related or making obscene representation of a child or children through the use of any medium shall provide such information to the special juvenile police unit or to the local police as the case may be। एज द केस में भी इस सेक्शन बात करता है कि यहाँ पे मीडिया स्टूडियो या फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ है, कोई हॉस्पिटल है, क्लब है, होटल है, लॉज है, कोई भी मीडिया का जो पर्सनल है उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके पास यदि कोई ऐसा मैटर आता है, ऐसा ऑब्जेक्ट आता है जो ये बात जो किसी से रिलेटेड है सेक्शुअल किसी चाइल्ड के सेक्शुअली एक्सप्लॉयटेटिव होने से जिसमें उसकी जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल हो सकता है या ऑब्सेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है किसी चाइल्ड का, ऐसा कोई भी मटेरियल जो उनके पास आता है जो किसी भी मीडियम से यूज़ हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंटेड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो ऐसी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को जो है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस जो है इन्फॉर्म करे। अब जो हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे वो पनिशमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 21 बात करता है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस। एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 or 20 or who fails to record such offence under subsection 2 of section 19 shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 6 months or with fine or with both। यहाँ पे ये बात करते हैं कि यदि कोई पर्सन है जिसकी लाइबिलिटी थी पुलिस को ऐसा इंफॉर्मेशन देने की कि कोई एक्ट हुआ है, ऑफेंस हुआ है इस एक्ट के अंदर में, वो फेल हो जाता है, वो जो है रिपोर्ट नहीं करता, तो उसकी क्या लाइबिलिटी बनेगी? तो उसकी लाइबिलिटी ये होगी कि उसे कम से कम जो है पनिशमेंट मिलेगी जो मैक्सिमम 6 मंथ्स की हो सकती है या फिर फाइन उसे देना पड़ेगा। फाइन की कोई यहाँ पे अमाउंट डिस्क्राइब नहीं दिया है तो रीजनेबल होना चाहिए बट कितना भी हो सकता है, या फिर दोनों से ही है जो उसको पनिश किया जा सकता है। एक बात जो है वो ये ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे जो पर्सन रिपोर्ट देने में फेल हो जाएगा उसकी लायबिलिटी तो बनेगी, प्लस कोई ऐसा जो ऑफेंस है वो रिकॉर्ड करने में भी यदि फेल हो जाएगा और वो फेल्स टू रिकॉर्ड सच ऑफेंस, मतलब स्पेशल पुलिस जुवेनाइल यूनिट के पास गया या लोकल पुलिस के पास गया और वो भी यदि केस को रिकॉर्ड करने में फेल हो जाती है, नहीं करती है, तो यहाँ उसकी लायबिलिटी भी बनेगी। सेकेंड क्लास बोलता है एनी पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड who fails to report the commission of an offence under subsection 1 of section 19 in respect of a subordinate under his control shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine। एक क्लॉज बोलता है ऐसा पर्सन जो किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन
के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका चार्ज उसके पास में है, जो अपने किसी सबऑर्डिनेट का जिसने जो ऑफेंस कमिट किया इस अंडर इस एक्ट के अंडर में उसके अगेंस्ट में जो है रिपोर्ट करने में फेल हो जाता है, तो उसकी लायबिलिटी कितनी होगी? 1 साल की मैक्सिमम प्लस फाइन। यहाँ पे मैक्सिमम जो है उसको 1 साल की होगी और साथ में जो है उसकी लायबिलिटी फाइन की भी होगी। नेक्स्ट क्लॉज बोलता है द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। ये क्लॉज ये बोलता है कि यदि कोई बच्चा है जिससे इंफॉर्मेशन नहीं ली पर उसे पता था, तो ऐसे केसेस में उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी इस एक्ट के अंदर में। यहाँ पे जो जितनी भी लायबिलिटी होगी, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, वो हमेशा जो है मेजर पर्सन की होगी, ना कि चाइल्ड की। मूविंग फर्दर हमें सेक्शन नेक्स्ट 22 की तरफ बढ़ते हैं, जो बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ऐसा पर्सन जो फॉल्स कंप्लेंट देता है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी? Any person who makes false complaint or provides false information against any person in respect of an offence committed under section 3, 5, 7 and 9 solely with the intention to humiliate, extort or threaten or defame him shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। ये सेक्शन बात करता है ऐसा कोई पर्सन है जो फॉल्स कंप्लेंट करता है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाता है किसी पर्सन के अगेंस्ट में, कैसे ऑफेंस के लिए चार्ज करता है वो, जो सेक्शन 3, 5, 7 एंड 9 के अंडर में किए गए। 3, 5, 7, 9 हमारे कौन से हैं? सेक्शन 3 हमारी बात करता है सेक्शुअल असॉल्ट की, सेक्शन 5 हमारी बात करता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट की, सेक्शन 7 हमारी बात करता है सेक्शुअल असॉल्ट की, एंड सेक्शन 9 हमारी बात करता है एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट की। तो ऐसे केसेस के अंडर में उसे फंसाने के लिए जो है फाइल करता है, इंफॉर्मेशन देता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है। किस पर्पज से? उसका इंटेंशन क्या है यहाँ पे? उस पर्सन के जिसके अगेंस्ट में वो चार्ज कर रहा है, उस पर्सन को ह्यूमिलेट करना, एक्सटॉर्ट करना या धमकाना, थ्रेटन करना या डिफेम करना, इस पर्पस इस इंटेंशन के साथ यदि वो इन सेक्शंस के अंडर में जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, फॉल्स कंप्लेंट फाइल करता है, तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? मैक्सिमम 6 months विद फाइन और विद बोथ, विच में एक्सटेंड 6 months फाइन या 6 months तक की पनिशमेंट हो सकती है, या उसे फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, या दोनों ही जो है पनिशमेंट उस पर इम्पोज की जा सकती है। क्लॉज सेकंड ये बात करता है वेयर अ फॉल्स कंप्लेंट हैज बीन मेड और फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ चाइल्ड, नो पनिशमेंट शैल बी इम्पोज्ड ऑन चाइल्ड। देखिए इस एक्ट में जो है चाइल्ड पे जो है कोई भी पनिशमेंट इम्पोज नहीं की जाएगी, भले उसने यहाँ पे जो है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी या उसकी लास्ट प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा जहाँ उसकी ड्यूटी बनती थी बट उसने नहीं करी, तो उस पर कोई लायबिलिटी इम्पोज नहीं की जाएगी, वहाँ पे कोई उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। क्लॉज 3 ये बोलता है whoever not being a child makes a false complaint or provides false information against a child knowing it to be false, thereby victimizing such child in any offences under this act shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both। ये क्लॉज ये बात करता है कोई ऐसा पर्सन है जो बच्चा नहीं है, वो इज नॉट बीइंग अ चाइल्ड, बट वो फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसी बच्चे के अगेंस्ट में। कोई मेजर पर्सन है जो किसी बच्चे के अगेंस्ट में फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है, और ये जानते हुए कि वो जो है वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और जिस वजह से जो बच्चा है वो विक्टिमाइज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जो है उस पर्सन की क्या लायबिलिटी बनेगी? उसकी पनिशमेंट जो उसे मिल सकती है वो मैक्सिमम 1 साल तक हो सकती है, या उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा, या मैक्सिमम 1 ईयर या फाइन, दोनों से ही जो है उसे पनिश किया जा सकेगा। इस क्लॉज में ध्यान रखिएगा यहाँ पे बच्चे के अगेंस्ट में हो रही है, और कौन कर रहा है? मेजर, कोई बच्चा नहीं, मेजर पर्सन जो है किसी बच्चे के अगेंस्ट में फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है, ये जानते हुए कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉल्स है। तो ऐसी केसेस में उस पर्सन की लायबिलिटी 1 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन या फिर दोनों। इस जो चैप्टर है उसका हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 23, जो बात करता है प्रोसीजर फॉर मीडिया। No person shall make any report or present comments on any child from any form of media, studio, or photographic facilities without having complete or authentic information which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy। ये
बात करता है कि कोई भी पर्सन जो है कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा, कोई कमेंट प्रेजेंट नहीं करेगा किसी भी चाइल्ड पे किसी भी फॉर्म के तरीके से, या तो मीडिया के थ्रू नहीं करेगा, किस स्टूडियो या फोटोग्राफिक फैसिलिटीज है, किसी भी फॉर्म में जो है उस बच्चे पे कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, उस पर कमेंट नहीं करेगा जब तक कि उससे पर्टिकुलर केस की जो है कंप्लीट या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं हो जाती, जिस वजह से उस बच्चे की जो है रेपुटेशन जो है लोअर हो रही है, या उसकी जो प्राइवेसी है उसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, उसके जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, उसकी प्राइवेसी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उससे उसकी रेपुटेशन जो इफेक्ट हो रही है। तो ऐसी किसी भी जो है फॉर्म में कोई भी पर्सन जो है कमेंट नहीं करेगा जब तक कि उस पर्टिकुलर केस की असलियत क्या होती है, कंप्लीट या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है। सेकेंड क्लॉज ये बोलता है, नो रिपोर्ट्स इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स, स्कूल, नेबरहुड और एनी अदर पर्टिकुलर्स विच मे लीड टू डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड। ई क्लॉज ये बोलता है कि कोई भी रिपोर्ट्स मीडिया में डिस्क्लोज नहीं की जाएगी किस चीज़ से रिलेटेड, उस बच्चे की आइडेंटिटी से रिलेटेड, बच्चे का जो नाम है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसका एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स, स्कूल, नेबरहुड, कहाँ पढ़ता है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, उसकी फैमिली डिटेल क्या है, या कोई भी उस बच्चे से रिलेटेड जो है पर्टिकुलर जो है जिससे उस बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी मीडिया में किसी भी रिपोर्ट में नहीं दी जाएगी, प्रोवाइडेड दैट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग the special court competent to try the case under the Act may permit such disclosure if, in its opinion, such disclosure is in the interest of the child. बट यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन ये बोलता है कि जो स्पेशल कोर्ट है जो ऐसे एक्ट को ऐसे सेक्शुअल ऑफेंस को जो कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए, जिसके अंदर ट्रायल करने की पावर दी गई है इस एक्ट के अंडर में, वो चाहे तो उस पर्सन की, उस चाइल्ड की जो है आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकती है यदि उसे लगता है कि ऐसा डिस्क्लोजर जो है उस बच्चे के इंटरेस्ट में रहेगा, और इस डिस्क्लोजर करने का जो ऑर्डर है उसको देने से पहले उसे जो है राइटिंग में जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा और रीजन देना पड़ेगा कि वो ऐसे बच्चे की, ऐसे विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज क्यों कर रही है। क्लॉज 3 ये बोलता है, द पब्लिशर और ओनर ऑफ द मीडिया और स्टूडियो फोटोग्राफिक फैसिलिटीज शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द एक्ट्स एंड ओमिशन ऑफ हिज एम्प्लॉय। यहाँ पे जो है पब्लिशर और जो है ओनर की लाइबिलिटी बता रहे हैं कि यदि ऐसी कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है किसी भी पब्लिशर, किसी भी मीडिया स्टूडियो फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ के ओनर के द्वारा, उनके मेंबर के द्वारा, पब्लिशर के द्वारा, तो उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल, जो भी एक्ट और ओमिशन जो भी उनके एम्प्लॉय करते हैं उसके लिए उनकी भी लाइबिलिटी बनेगी। यहाँ पे यदि एमसीक्यू बनता है तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा जॉइंटली एंड सेवरली। लास्ट क्लॉज ये बात करता है, एनी पर्सन हु कंट्रोवर्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year or with fine or both. लास्ट क्लॉज ये बात करता है कि ऐसे पर्सन या ऐसे कोई मीडिया स्टूडियो फोटोग्राफर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं यदि वो बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं जिससे उसकी रेपुटेशन जो है या उसकी प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रही है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही है, तो ऐसा कोई भी पर्सन है, यहाँ पे सिर्फ मीडिया वगैरह नहीं, एनी पर्सन है, कोई भी हो सकता है, इनके अलावा जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जो है इंक्लूड आ रहे हैं जिन्हें उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, मिनिमम 6 मंथ्स की, और मैक्सिमम उनका जो टाइम पीरियड होगा वो 1 ईयर का हो सकता है, या फिर उन पर फाइन इम्पोज की जा सकती है या फिर दोनों ही इम्पोज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम पनिशमेंट है वो कम से कम 6 मंथ्स की तो होगी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। मूविंग फर्दर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो चैप्टर 6 है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक शॉर्ट फॉर्म में जो है जान लेते हैं कि स्टेप्स क्या होंगी किसी बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद में, कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जो है प्रेफरेबली टू बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट इन यूनिफॉर्म। ऐसे जो भी विक्टिम है, जो भी चाइल्ड है, उसका जब स्टेटमेंट लिया जाएगा उस ऑफेंस जो उसके अगेंस्ट में कमिट हुआ है, तो कोशिश ये रहेगी कि हमेशा वो जो स्टेटमेंट है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करे, और वो भी विदाउट यूनिफॉर्म, कैजुअल फॉर्म में करें ताकि बच्चा उस चीज़ से घबराए नहीं, जो है वो सफ़र नहीं करे, इसलिए जो है वो कैजुअल
फॉर्म में और एक विमेन पुलिस ऑफिसर है, ये प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो है एट द चाइल्ड्स होम और एनी प्लेस वेयर द चाइल्ड इज कंफर्टेबल। उसका स्टेटमेंट कहाँ लिया जाएगा, या तो बच्चे के घर में, जो विक्टिम है उसके घर में, या ऐसी जगह जहाँ पे जो बच्चा है वो कंफर्टेबल हो, चाहे वो प्ले ग्राउंड में हो, पार्क में हो, स्कूल में हो, जहाँ पे भी वो कंफर्टेबल हो वहाँ पे उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरा, इन द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। जो हमें लीगल लैंग्वेज में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो भाषा उसको समझ में आती है, जिसपे वो बात करता है, जिसपे वो कंफर्टेबल फील करता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे उसकी मदर लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। चौथी जो चीज़ ये है, फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स व्हाइल चाइल्ड नरेट्स द इंसिडेंट्स। जब भी बच्चा अपना इंसिडेंट बताने की कोशिश करेगा, बताएगा, तो उसको एक फ़ोर्स नहीं किया जाएगा, उसे एक सिंपल प्रोसीजर के तौर में जैसे कहानी है, या उसे ब्रेक दिया जाएगा, उसे बार-बार ये रियलाइज़ नहीं करवाया जाएगा कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तो उसे ब्रेक दिया जाएगा, जब वो कंफर्टेबल फ़ील होगा, जैसे वो बोलना चाहता है, उसे बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन विदिन 24 आवर्स इन प्रेज़ेंस ऑफ पेरेंट्स एंड ट्रस्टेड एडल्ट। उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, जो रिपोर्ट हुई है उसके 24 आवर्स की विदिन, और ऐसे उसके जो पर्सन है, जो पेरेंट्स हैं या जो ट्रस्टेड एडल्ट है जिसकी केयर में वो है, जब वो परमिशन दे देंगे, उनके सामने उनकी प्रेजेंस में उस बच्चे का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट जो है वो बात प्रोसीजर ये बात करेगा, इन पर्सन्स ऑफ द ट्रस्टेड एडल्ट और एन एक्सपर्ट इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर सोशल वर्कर। जो भी उस बच्चे का जो है स्टेटमेंट लिया जाएगा, जो प्रोसेस चलेगी, तो ऐसे टाइम पे जो है किसी इंटरप्रेटर है, एक्सपर्ट है, ट्रांसलेटर है, सोशल वर्कर है, या कोई ट्रस्टेड अडल्ट है, उसके सामने ही लिया जाएगा, जिनके सामने वो कंफर्टेबल फील करे, जहाँ पे उसे ऐसा नहीं लगे कि उसके साथ क्या चल रहा है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगी वो ये होगी, यूज ऑफ ऑडियो वीडियो डिवाइसेस इफ अवेलेबल। किसी भी बच्चे का जब स्टेटमेंट लिया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे कोर्ट के सामने है, जब भी है, तो जो बोलते हैं ऑडियो या वीडियो डिवाइसेस जो भी अवेलेबल होंगे उनमें उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट जो है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट टू बी रीड आउट बाय द पुलिस ऑफिसर टू द चाइल्ड। जो भी स्टेटमेंट है जो बच्चे का रिकॉर्ड किया गया है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए उसको पढ़ के सुनाया जाएगा पुलिस ऑफिसर द्वारा, ताकि वो बता सके कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं। लास्टली, चाइल्ड फैमिली मस्ट गेट अ कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा तो जो बच्चे हैं या उनके बिहाफ में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, फैमिली है, उन्हें उस स्टेटमेंट की जो है कॉपी दी जाएगी। तो ये एक छोटी सी प्रोसीजर थी जो ऊपर ऊपर की थी। अब इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। Section 24 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। The statement of the child shall be recorded at the residence of the child or at a place where he usually resides or at the place of his choice as far as practicable by a women police officer not below the rank of सब इंस्पेक्टर। जो बच्चे का स्टेटमेंट है वो या तो उसके रेसिडेंस पे जो है रिकॉर्ड किया जाएगा, या जहाँ वो यूजुअली रहता है, या जहाँ उसका मन करे, प्लेस ऑफ हिज चॉइस, जहाँ वो कंफर्टेबल फील करे। और ऐसा स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा, तो जितना हो सके, जितनी पॉसिबिलिटी, जितनी प्रैक्टिकेबिलिटी है, विमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी, और उसकी जो पोस्ट होगी वो सब इंस्पेक्टर के नीचे नहीं होगी। मतलब ऐसे ऊपर जितनी भी विमेन पुलिस ऑफिसर्स होंगी वही उस बच्चे का जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, जितनी पॉसिबिलिटी होगी। इन केस जहाँ पे विमेन पुलिस ऑफिसर नहीं, उस केस में जो है मेल पुलिस ऑफिसर जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। फर्दर, सेकंड क्लॉज ये बोलता है, द पुलिस ऑफिसर व्हाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल नॉट बी यूनिफॉर्म। जो पुलिस ऑफिसर है वो यूनिफॉर्म में नहीं हुआ, ताकि बच्चा डरे नहीं, वो कैजुअल में रहेगा, ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे। नेक्स्ट क्लॉज बात करता है, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन शैल व्हाइल एग्जामिनिंग द चाइल्ड इंश्योर दैट एट नो पॉइंट ऑफ टाइम द चाइल्ड कम इन द कॉन्टैक्ट इन एनी वे विद द एक्यूज्ड। यहाँ पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी ये ड्यूटी है कि जब बच्चे को एग्जामिन किया जा रहा है, उसका रिकॉर्ड किया जा रहा है स्टेटमेंट, ऐसे टाइम पे कोशिश करें कि वो बच्चा किसी भी तरीके से जो है एक्यूज से कॉन्टैक्ट में नहीं आए। यदि वो एक्यूज से आएगा तो उससे जो अपनी सफरिंग है वो याद आ जाएगी, जिस टॉर्चर, जिस एक्ट उसके साथ हुआ है उसको वो रिपीटेशन हो जाएगा, जिस वजह से वो बच्चा घबरा जाएगा। इसलिए कोशिश की जाती है कि ऐसे टाइम पे जब बच्चे का स्टेटमेंट लिया जा रहा है, जो ऑफेंस उसके अगेंस्ट में हुआ है, ड्यूरिंग उस टाइम पीरियड में जितना हो सके वो एक्यूज से जो है कॉन्टैक्ट में किसी भी हाल में नहीं है, ताकि वो डरे ना।
नेक्स्ट क्लॉज बात करता है नो चाइल्ड शैल बी डिटेन इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीजन। ऐसे बच्चे का जब स्टेटमेंट लिया जाएगा तो वो जो है पुलिस स्टेशन में डिटेन नहीं किया जाएगा रात में, चाहे कोई भी रीज़न हो। किसी भी रीज़न से उसका स्टेटमेंट जो रात में नहीं लिया जाएगा और उसे पुलिस स्टेशन में बैठा के नहीं रखा जाएगा रात के समय में। लास्ट क्लॉज ये बात करता है द पुलिस ऑफिसर शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक मीडिया अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द स्पेशल कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है ही शैल इंश्योर कि जो बच्चा है उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाए, प्रोटेक्ट की जाए, किसी भी पब्लिक मीडिया में नहीं आया जाए, उसकी किसी भी फॉर्म में ना नाम आए, ना उसकी फ़ोटो आए, ना उसका एड्रेस आए, ना उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स पब्लिक मीडिया में डिस्क्लोज हो सके। अनटिल अनलेस जो है स्पेशल कोर्ट जो है ड्यूरिंग ट्रायल ऑर्डर नहीं लेती कि ये बच्चे के इंटरेस्ट में है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उस बच्चे की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 25 जो बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट। जो पहला क्लॉज था सेक्शन 24 वो बात कर रहा था रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जहाँ पे जो पुलिस यूनिट है या लोकल पुलिस है वो बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेक्शन 25 में जहाँ बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है ये मजिस्ट्रेट कर रहा है। सेक्शन 1 ये बोलता है, क्लॉज 1 ये बोलता है इफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज बीइंग रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द CRPC, the magistrate recording such a statement shall, notwithstanding anything contained therein, record the statement as spoken by the child, provided that the provisions contained in the first proviso to subsection 1 of section 164 of the code shall, so far it permits the presence of the advocate of the accused, shall not apply in this case. ये बोलता है कि यदि कोई बच्चे का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC और जहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, तो जो ऐसा स्टेटमेंट है उस एक्ट में कुछ भी लिखा है सेक्शन 164 में जो भी बातें लिखी हैं उसके बावजूद जो है ऐसा ही समझा जाएगा जैसे वो स्टेटमेंट जो है वो वैलिड रिकॉर्ड हुआ है और वो बच्चे ने एड्रेस बोला है। In simple terms, we can say that when a child's statement is being recorded under section 164 of CRPC by a magistrate, the recorded statement is considered valid and stands as spoken by the child, regardless of anything else mentioned in the record. पर यहाँ पे जो प्रोविजो वो ये बात कर रहा है कि जो 164 CRPC का जो प्रोविजो है जो ये कहता है कि कन्फेशन या स्टेटमेंट है जो सेक्शन के अंडर में ऑडियो या वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड किया जाएगा एक्यूज्ड पर्सन के एडवोकेट की प्रेजेंस में। बट ये जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इन्होंने एक रूल करके रखा है कि यदि बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो कोशिश की जाएगी कि वो किसी भी तरीके से एक्यूज जैसे रिलेटेड केस से जो है कॉन्टैक्ट में ना आए। तो जो यहाँ प्रोविज़न है CRPC का वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो है ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड जो है वहाँ पे उसके सामने जो है एक्यूज का एडवोकेट प्रेजेंट नहीं रहेगा। सेकेंड क्लॉज बात करता है द मजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 207 ऑफ द कोड अपॉन द फाइनल रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 173 ऑफ दैट कोड। ये बात कर रहे हैं कि जब भी सेक्शन 173 ऑफ CRPC के अंदर जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी पुलिस तो एट द सेम टाइम जो उसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उस फाइनल रिपोर्ट में तो उसकी जो कॉपी है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 207 में लिए जाने हैं CRPC में, ऐसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है मजिस्ट्रेट प्रोवाइड करवाएगा बच्चे को, साथ में उसके पेरेंट्स को या जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है उसको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 26 की जो बात करता है एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। The magistrate or the police officer, as the case may be, shall record the statement as spoken by the child in the presence of the child, in the presence of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence. ये सेक्शन बात कर रहा है कि जो भी मजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है जो बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है ये दोनों ही लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसा जो स्टेटमेंट है जो बच्चा बोल रहा है तो ऐसा स्टेटमेंट उसकी पेरेंट्स की प्रेजेंस में होगा या कोई अदर पर्सन है जिसमें बच्चे का ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस है, जिसमें बच्चे को विश्वास है, जिसके सामने वो कंफर्टेबल फील करता है, तो ये तो अपने पेरेंट्स की ऐसे पर्सन की जो है प्रेजेंस में जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्ड है शेल, यहाँ मैंडेटरी है बच्चे के पेरेंट्स का प्रेजेंस होना या ऐसा कोई पर्सन जिसमें बच्चे का ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस है। सेकेंड क्लॉज बात करता है
wherever necessary, the magistrate or the police officer, as the case may take the assistance of a translator or an interpreter having such qualifications, experience, and on payment of such fees as may be prescribed while recording the statement of the child. जहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि किसी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की असिस्टेंस ज़रूरी है, तो ऐसा ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर जिसके पास ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं जो इस एक्ट के रूल्स में प्रोवाइड की गई है, उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस है और उनको फर्दर पेमेंट करने के बाद जो उनकी फीस है वो पेमेंट करने के बाद उस बच्चे का जो है उस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के वक्त जो है हेल्प ली जा सकती है। The magistrate or the police officer, as the case may in the case of a child having a mental or physical disability, seek the assistance of a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field having such qualification, experience, and on payment of such fees as may be prescribed to record the statement of the child. जहाँ पे जो है कोई पर्सन है, कोई चाइल्ड है जो मेंटल और फिजिकली डिसेबल है, तो ऐसे केसेस में मजिस्ट्रेट और जो पुलिस ऑफिसर है उन्हें लगता है कि ऐसा जो चाइल्ड है वो मेंटली फिजिकली डिसेबल है, तो वो जो है किसी स्पेशल एजुकेटर की या ऐसा पर्सन जिसको ऐसे डिसेबिलिटी के टाइम पे जो है कम्युनिकेट करना आता हो, उस पर वो एक्सपर्ट है, उस फील्ड में जो ऐसे बच्चे से कम्युनिकेट कर सकेगा, तो उनकी हेल्प लेंगे। ऐसे पर्सन की जो क्वालिफिकेशन उनकी और उनका एक्सपीरियंस जो है वो इस रूल्स के अंडर में जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको उनकी जो फ़ी है वो पे कर दी जाएगी और फिर ऐसे टाइम में बच्चे का जो स्टेटमेंट है उनकी हेल्प से जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लॉज 4 बात करता है wherever possible the magistrate or the police officer or as the case may be shall ensure that the statement of the child is also recorded by audio video electronic means। यहाँ पे ये क्लॉज बात कर रहा है कि जो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर है, जैसा भी केस है, जो भी रिकॉर्ड कर रहा है बच्चे का स्टेटमेंट, वो इंश्योर करेगा कि जो बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी जो है उसको रिकॉर्ड करे। ऐसा पर्सन जो है एक्सपर्ट है, एजुकेटर है, या फिर क्या बोलते हैं इंटरप्रेटर है, ट्रांसलेटर, ऐसी कोई भी पर्सन है जिसको ज़रूरत पड़ेगी इस बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते वक्त उनकी हेल्प पड़ेगी, तो ऐसे केसेस में मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो है उनकी हेल्प जो है ले सकते हैं। इस चैप्टर में जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 27। अभी बात करते हैं जो बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom an offence has been committed under this act shall, notwithstanding that a first information report or complaint has not been registered for the offences under this act, be conducted in accordance with section 164 of the CRPC। सेक्शन बात करता है कि इस एक्ट के अंदर में जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है चाइल्ड के अगेंस्ट में, उनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसे ऑफेंस की एफआईआर लिखाई गई है कि नहीं, या कंप्लेंट लॉन्च हुई है, रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं, ये उस पर्सन का जो चाइल्ड का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और जो प्रोसीजर फॉलो की जाएगी उस मेडिकल एग्जामिनेशन में वो प्रोसीजर दी गई हुई है सेक्शन 164A ऑफ CRPC। इन केस द विक्टिम इज अ गर्ल चाइल्ड द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ वुमेन डॉक्टर। यदि ऐसी कोई विक्टिम है जो सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम है, वो यदि गर्ल चाइल्ड है, लड़की है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो वुमेन डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। यहाँ मैंडेटरी है, शैल वर्ड यूज हुआ है। क्लॉज 3 बात करता है द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट of the child or any other person in whom the child reposes trust or confidence। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो कंडक्ट होगा किसकी प्रेजेंस में होगा, उस बच्चे के पेरेंट की प्रेजेंस में होगा या ऐसा कोई अदर पर्सन जिसमें उस बच्चे का ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, जिससे वो भरोसा करता है, जिस पर उसका विश्वास है, उनकी प्रेजेंस में होगा। यहाँ जितने टर्म्स हम देख रहे हैं यहाँ पे शेल वर्ड यूज हो रहा है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो हमेशा बच्चे के पेरेंट्स की प्रेजेंस में होगा। यदि उसके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो ऐसा पर्सन जिस पर उस बच्चे को भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, उनकी प्रेजेंस में होगा। लास्ट क्लास ये बोलता है वेयर इन द केस द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और अदर पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 कैन नॉट बी प्रेजेंट फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस of a woman nominated by the head of the medical situation। ये क्लॉज ये बात करता है कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन बच्चे का हो रहा है और ऐसे टाइम पे
जो है बच्चे के पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है या जो ट्रस्टेड पर्सन है वो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऐसी विमेन की प्रेजेंस में होगा जिसे नॉमिनेट किया है मेडिकल इंस्टीट्यूशन के हेड द्वारा। ऐसे विमेन की प्रेजेंस में होगा, उनकी एब्सेंस में कभी भी बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये था हमारे चैप्टर का लास्ट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन चैप्टर 7 की तरफ, जो बात करते हैं स्पेशल कोड्स की। 28 जो है वो बात करता है डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोड्स। For the purposes of providing a speedy trial, the state government shall, in consultation with the Chief Justice of the High Court, by notification in the official gazette, designate for each district a court of session to be special court to try the offences under this act. इस एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट्स कौन सी मानी जाएंगी? तो ये देखते हैं, स्पीडी ट्रायल के पर्पस के हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट है, शेयर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी कंसल्टेशन के साथ में विद है यहाँ पे जो है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेंगी और हर डिस्ट्रिक्ट की जो होगा कोर्ट ऑफ सेशन, उनको जो है स्पेशल कोर्ट का डेजिग्नेशन दिया जाएगा। जो कोर्ट ऑफ सेशन है उनके पास पावर दी जाएगी कि इस एक्ट के अंदर में जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उन्हें वो ट्राई करेंगी, डील करेंगी। Provided that if a court of session is notified as a children's court under the Commissions for Protection of Child Rights Act 2005 or a special court designated for similar purposes under any other law for the timing in force, then such court shall be deemed to be a special court under this section. But यहाँ पे ये बोल रही हैं कि यदि कोई स्पेशली जो है चिल्ड्रंस कोर्ट नोटिफाई कर दी गई है स्टेट के द्वारा में, जो किसी कमीशन के अंडर में है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अंडर में है या कोई अदर एक्ट के अंदर में जैसे जुवेनाइल जस्टिस है या जो भी अदर एक्ट्स हैं जिसमें चिल्ड्रंस कोर्ट ऑलरेडी स्टैब्लिश की जा चुकी है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसे सारे ऑफेंसेस उसी कोर्ट के अंदर जो है ट्राई किए जाएंगे, उन्हीं को स्पेशल कोर्ट का जो है डेजिग्नेशन दिया जाएगा। Clause 2 बात करता है, while trying an offence under this act, a special court shall also try an offence other than the offence referred to in subsection 1, which with the accused may under the CRPC be charged at the same trial. ये क्लॉज ये बात कर रहा है कि यदि इस जो स्पेशल कोर्ट है इस एक्ट के अंदर में कोई ऑफेंस ट्राई कर रही है और ऐसा कोई ऑफेंस है जो एक्यूज्ड ने इस ऑफेंस को कमिट करते हुए जो है अदर ऑफेंस भी किया है, बट वो इस एक्ट से कवर नहीं हो रहा है बल्कि दूसरे एक्ट से कवर हो रहा है, तो उस दूसरे एक्ट से भी जो है डील करने की पावर जो है सेम स्पेशल कोर्ट को रहेगी। फॉर एग्जांपल, एक जो एक्यूज्ड है उसने जो है क्या बोलते हैं सेक्सुअल असॉल्ट किया बच्चे पे, जो इस एक्ट के अंडर में कवर हो रहा है, बट एट द सेम टाइम उसने उस बच्चे की किडनैपिंग भी करी उसे सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए, या उसका जो है एब्डक्शन किया या जो है उसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, तो वो उस एक्ट के अंदर में भी लायबल है क्योंकि वो ये पूरी एक सीरीज ऑफ चेन है। तो ऐसे प्रोविजन जो आईपीसी से गवर्न हो रहे हैं, आईपीसी से गवर्न हो रहे हैं, उससे भी साथ में डील करने की पावर जो है इस एक्ट में जो है स्पेशल कोर्ट्स को दी गई हुई है। बात करता है, द स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द Information Technology Act 2000 shall have jurisdiction to try offences under Section 67B of that Act insofar as it relates to publication or transmission of sexually explicit material depicting children in any code or conduct or manner or facilitates abuse of children online. ये क्लॉज ये बात करता है कि जो स्पेशल कोर्ट इस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई है, बनाई गई है, आईटी एक्ट में जो भी लिखा हुआ है उसके होने के बावजूद सेक्शन 67B जो आईटी एक्ट का है वो ये बोलता है, punishment for publishing or transmitting of material depicting children in sexually explicit act etc. in electronic form. Section 67B of IT ये बोलता है कि यदि कोई पर्सन है जो कोई ऐसा मैटर पब्लिश कर रहा है, ऐसा मटेरियल पब्लिश कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है जिसमें जो चिल्ड्रन है वो किसी सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है, किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की थ्रू जो है वो पब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें उन पर्सनस की जो है एक्यूज्ड पर्सनस की है जो लायबिलिटी क्या होगी। तो ये क्लॉज ये बोलता है कि 67B जो है आईटी एक्ट का, उसमें कुछ भी लिखा है जिसमें जो पनिशमेंट दी हुई है उसमें लिखे होने के बावजूद जो है स्पेशल कोर्ट को जो है जुरिडिक्शन रहेगा ऐसे ऑफेंसेस को जो है ट्राई करने का, जो बात करते हैं पब्लिकेशन की, ट्रांसमिशन की, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल की जिसमें जो है चिल्ड्रंस इन्वॉल्व हैं या जिसमें ऐसे बच्चों को जो है
उनका अब्यूज़ ऑनलाइन ऑनलाइन जो है दिखाया जाएगा। आईटी एक्ट में तो उनके पास जुरिडिक्शन है ही, बट यदि ऐसे जो ऑफेंसेस हैं 67 बी ऑफ जो है आईटी एक्ट है, उस सेक्शन में उसके जुरिडिक्शन होने के अलावा स्पेशल कोर्ट को भी जो है जुरिडिक्शन रहेगा इस सेक्शन में डील करने का। सेक्शन 29 की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offence under sections 3, 5, 7 and 9 of this act, the special court shall presume that such person has committed or abetted or attempted to commit the offence as the case may be unless the contrary is proved। ये सेक्शन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बात करता है प्रिजम्पशन की। ये सेक्शन ये बोलता है कि जब ऐसा कोई पर्सन है जो सेक्शन 3, 5, 7 एंड 9 के लिए जो है ऐसे ऑफेंसेस करने के लिए या तो कमिट करता है या अपेट करता है उन ऑफेंसेस का, या जो है अटेम्प्ट करता है ऐसे ऑफेंसेस को कमिट करने के लिए, उनका उसका जो प्रोसिक्यूशन होगा, तो जो स्पेशल कोर्ट है वो ये प्रिज्यूम करेगी, शैल प्रिज्यूम है, यहाँ पे मैंडेटरी है कि ऐसे पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है, अपेट किया है, या उस ऑफेंस को करने के लिए, उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए अटेम्प्ट की हुआ है, जब तक कि जो है अनलेस जो है वो प्रूव नहीं हो जाता है, एक्यूज जो बर्डन ऑफ प्रूफ है साथ में वो एक्यूज पर्सन पे, जब तक वो प्रूफ नहीं करता तब तक कि कोर्ट जो है प्रिज्यूम करके चलेगी कि वो ऑफेंस उसी पर्सन ने किया है। मूविंग फर्दर सेक्शन 30 की तरफ बढ़ते हैं, वो बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। ये सेक्शन बोलता है इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट व्हिच रिक्वायर्स अ कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड, द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मेंटल स्टेट, बट it shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to act charged as an offense in that prosecution। ये क्लॉज ये बात करता है कि जब इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस है जिसका प्रोसिक्यूशन चलेगा, जहाँ ये बात उठेगी कि क्या एक्यूज्ड के पार्ट पे कोई कल्पेबल मेंटल स्टेट थी क्या। इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है कि उसने जब क्राइम कमिट किया है, इस ऑफेंस कोई ऑफेंस कमिट किया, कोई क्राइम कमिट किया इस एक्ट के अंदर में, तो उसकी जो थी स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उसका मेंटल एटीट्यूड क्या था, जैसे उसका इंटेंशन क्या था, नॉलेज क्या थी, उसका पर्पस क्या था, तो ये जो है ये सब कल्पेबल मेंटल स्टेट रहेंगे। तो जब ये क्वेश्चन उठेगा कि एक्यूज का कल्पेबल मेंटल स्टेट क्या था एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, तो जो स्पेशल कोर्ट है वो ये प्रिज्यूम करेगी, यहाँ जो है स्पेशल कोर्ट का प्रिजम्पशन रहेगा कि ऐसा जो उसका एक्यूज का जो था मेंटल स्टेट एग्जिस्टेंस में था, मतलब वहाँ पे उसका इंटेंशन था, वहाँ पे जो उसको नॉलेज थी। बट इसमें ये जो है क्लॉज ये भी बात करता है इट शैल बी डिफेंस फॉर द अक्यूज्ड। यहाँ पे एक्यूज के पास ये डिफेंस रहेगा, उसका डिफेंस रहेगा, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा एक्ट करते हुए जिसकी चार्जेस उस पर लगे हैं किसी ऑफेंस के, उसका कोई मेंटल स्टेट नहीं था। मतलब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज पे है कि उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उसका कोई मेंटल स्टेट नहीं था, इस ऑफेंस के लिए उसे चार्ज किया गया है। क्लॉज 2 बात करता है for the purposes of this section a fact is said to be proved only when the special court believes it to exist beyond reasonable doubt and not merely when its existence is established by preponderance of probability। एविडेंस का जनरल रूल उठा के देखें तो जनरल रूल ये कहता है कि यदि एक्यूज कोई डिफेंस लेता है तो उसे जो अपना डिफेंस है वो किस एक्सटेंट तक प्रूव करना होता है, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, उसे बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एविडेंस का जनरल रूल है। बट इस सेक्शन के अंदर, इस एक्ट के अंदर में जब ये बताए कि कोई फैक्ट जो है वो प्रूफ माना जाएगा, तो वो तभी प्रूफ माना जाएगा जब स्पेशल कोर्ट को ये बिलीव हो जाए, उसे ये लग जाए कि जो डिफेंस ले रहा है एक्यूज, जो मेंटल स्टेट की बात कर रहा है, वो जो प्रूव कर रहा है वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट है, मतलब जिसकी कोई शक नहीं है, जो प्रिंसिपल जो उसे प्रूव करना है वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट होना चाहिए, ना कि प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन कल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड्स इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ अ फैक्ट एंड द बिलीव इन और रीजन टू बिलीव अ फैक्ट। यहाँ पे जो कल्पेबल मेंटल स्टेट है वो उसमें क्या क्या आएगा, तो उस इंटेंशन आ सकता है, उसके क्या आशय था, उसका मोटिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उसको नॉलेज थी, नॉलेज ऑफ फैक्ट है, यहाँ पे लॉ नहीं है, यहाँ पे नॉलेज ऑफ फैक्ट की बात हो रही है, एंड बिलीव इन और रीजन टू बिलीव, उसे ऐसा विश्वास है। ये सब जो है इस सारी कैटेगरी जो है कल्पेबल मेंटल स्टेट में इंक्लूड्स होंगी।
हम बात करते हैं सेक्शन 31 की, जो बात करता है application of Code of Criminal Procedure 1973 to proceedings before a special court. ये क्लॉज ये बात करता है same as otherwise provided in this act, इस एक्ट में लिखी हुई किसी भी बात के होते हुए the provisions of the Code of Criminal Procedure, including the provisions as to bail and bonds, shall apply to the proceedings before a special court, and for the purposes of the said provisions, the special court shall be deemed to be a court of sessions, and the person conducting a prosecution before a special court shall be deemed to be a public prosecutor. ये एक्ट बात करता है कि सीआरपीसी में जो भी कुछ लिखा गया है, चाहे जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटिंग टू बेल बॉन्ड्स या अदर प्रोविजंस भी, वो एज इट इज़ अप्लाई किए जाएंगे इस एक्ट के अंदर में। जो प्रोसीडिंग्स होगी उसमें जो रूल्स फॉलो होंगे, जो प्रोविजंस रिलेटिंग टू बेल बॉन्ड्स या अदर प्रोविजंस जो फॉलो किए जाएंगे प्रोसीजर, वो सीआरपीसी में जो लिखे हैं वो फॉलो किए जाएंगे। और ऐसे पर्पसेस के लिए जो स्पेशल कोर्ट है उन्हें जो है हम कोर्ट ऑफ सेशन माने जाएंगे। इट शैल बी डीम टू बी अ कोर्ट ऑफ सेशन। और जो पर्सन प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करेगा, जो प्रोसिक्यूटर रहेगा, उसे क्या माने जाएंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। मूविंग फर्दर हम जो है सेक्शन 32 की ओर आते हैं, जो चैप्टर का जो है लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 32 बात करता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन से होंगे। द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट फॉर कंडक्टिंग केसेस ओनली अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू जो है ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट करेंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट। हर स्पेशल कोर्ट के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इस प्रोविजंस है इस एक्ट में जो है ट्रायल कंडक्ट करने के लिए। सेकेंडली, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर अंडर सबसेक्शन 1 only if he had been in practice for not less than 7 years and एज एन एडवोकेट। ऐसा पर्सन जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तभी अपॉइंट किया जाएगा जब तक इसकी मिनिमम 7 ईयर्स की एडवोकेट जो है वो प्रैक्टिस नहीं हो सकी होगी। मतलब मिनिमम उसे 7 ईयर्स की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, जब वो 7 प्रैक्टिस मिनिमम उसकी हो जाएगी तो वो एलिजिबल हो जाएगा एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए। लास्टली, एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस सेक्शन shall be deemed to be a public prosecutor within the meaning of Clause E of Section 2 of the CRPC and the provisions of that code shall have effect accordingly। ये क्लॉज ये बात करता है ऐसा पर्सन जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा इस एक्ट के अंदर में, उसे ऐसे ही माना जाएगा जैसे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सीआरपीसी के अंदर अपॉइंट हुआ है। और सारे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो प्रोविजंस हैं जो सीआरपीसी में दिए गए हैं वो एज इट इज इस एक्ट में जो अपॉइंट हुआ है वो जो है फॉलो किए जाएंगे। ये था हमारा चैप्टर। आगे के जो चैप्टर्स हैं, आगे के जो प्रोविजंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एनलाइटनिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट that like button. Please share this video, and of course for more engaging legal content make sure to subscribe to Vidhi Kaksha. Thank you.